गुड इवनिंग। और कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 76 तक किया था और 76 में क्वेश्चन जो आज हम लोग वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको सभी सब्जेक्ट की जो वीडियोस हैं क्वेश्चंस की वो आती रहेंगी। आज हम लोग रिकॉर्डिंग भी करेंगे, कुछ रिकॉर्डिंग करेंगे रीजनिंग के क्लास की, उसको भी हम लोग अपलोड करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा जो ये कह रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो संविधान में हिंदी किस रूप में स्वीकृत की गई है। तो बच्चों, राजभाषा के रूप में स्वीकृत की गई है। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा वो भाषा होती है जिसमें हम शासन संबंधी कार्य को करते हैं, यानी कि शासन जिसमें होता है उसको हम राजभाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद कौन से हैं। तो अनुच्छेद 343 से लेकर के और 351 तक जो है वो राजभाषा के संदर्भ में दिया गया है, वो राजभाषा के संदर्भ में दिया गया है। और सॉरी, राजभाषा के संदर्भ में दिया गया है। तो आंसर होगा आर्टिकल 343 से लेके 351 तक। क्वेश्चन नंबर 78 है कि संविधान के किस भाग, अध्याय, अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो बच्चों, जो भाग 17 है, 17 भाग में और अध्याय 1 में अनुच्छेद 343 आई में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, हम लोग अगर यहाँ से देखें, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 79 में आइए। तो आप यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 में कहा गया है कि भारत में संपर्क भाषा के रूप में अधिकांश लोग प्रयुक्त करते हैं। मतलब किस भाषा को लोग ज़्यादा कनेक्टिविटी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, इसमें आंसर होगा हिंदी। हिंदी को जो है लोग सर्वाधिक लोग प्रयोग करते हैं संपर्क भाषा के रूप में। कौरवी बोली का तात्पर्य क्या है? तो बेटा, जो कौरवी बोली है, तो कौरवी बोली का तात्पर्य खड़ी बोली से है। ये जो खड़ी बोली है इसको हम लोग बोलते हैं कौरवी बोली। तो ये इसमें आंसर होगा आपका ए। हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो हिंदी का जो विकास है वो खड़ी बोली से हुआ है। हिंदी का विकास किससे हुआ है? खड़ी बोली से हुआ है। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 देखें, तो इसमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? सॉरी, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो जो अवधी है ना, ये पश्चिमी हिंदी की के क्षेत्र में नहीं आती, पश्चिमी हिंदी के संपर्क में नहीं आती है। अवध का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र हमारा जो है, ये आप मध्य और ईस्टर्न यूपी को आप ले सकते हैं। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में कहा गया है कि जो राजस्थानी बोली है, राजस्थानी बोली है, इसमें से मतलब राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है? तो देखो, मैथिली जो है ये बिहार की है, भोजपुरी ये भी बिहार के पश्चिमी हिस्से की है, और छत्तीसगढ़ी, अब छत्तीसगढ़, तो मेवाती जो है ये एक बोली है जो राजस्थान में बोली जाती है। कौन सी द्रविड़ भाषाओं में शामिल है? द्रविड़ भाषाओं में कौन सी शामिल है? तो द्रविड़ भाषाएं बच्चों, ये तीनों ही द्रविड़ भाषाएं हैं। द्रविड़ भाषाएं क्या होती हैं? वो भाषाएं जो साउथ इंडिया में बोली जाती हैं, दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। तो दक्षिण भारत में कन्नड़ भी है, तमिल भी है, तेलुगु भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये सभी द्रविड़ द्रविड़ भाषाओं का पार्ट है, हिस्सा है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को जो है प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिए कि हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि क्या है बच्चों? देवनागरी लिपि है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार का दायित्व हिंदी का प्रचार प्रसार करना बताया गया है? क्वेश्चन वो पूछ रहा है, किस धारा के तहत केंद्र सरकार का दायित्व हिंदी का प्रचार प्रसार करना बताया गया? तो धारा 351 के तहत हिंदी के प्रचार प्रसार को केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बताई गई है। धारा 351 के तहत। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवधि में लिखा गया महाकाव्य है। अवधि में कौन सा महाकाव्य लिखा गया था? तो जो रामचरितमानस है बच्चों, ये अवधि में लिखा गया है। रामचरितमानस अवधि में लिखा गया है, और इसके जो रचयिता हैं वो तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी हैं, इन्होंने इसको लिखा है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। जैसे कि जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो प्रिय प्रवास जो है, ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, प्रिय प्रवास। इसमें आंसर होगा बी, प्रिय प्रवास
खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 90 है, इसमें से कौन सा राज्य हिंदी के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो इसमें जो बच्चों नहीं आता है वो होता है जम्मू कश्मीर। वहाँ जो है डोगरी बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में हिंदी नहीं बोली जाती है। लोग हिंदी बोलते हैं क्योंकि उनका संपर्क है हिंदी क्षेत्रों से, तो वहाँ पे कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन उनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो है डोगरी। बाकी हिमाचल में हिंदी है, हरियाणा में हिंदी, उत्तराखंड में हिंदी है। अच्छा, किसी को राजभाषा किस तिथि को किस तिथि को हिंदी की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? सॉरी, क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ दिया। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो बच्चों 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। इसी दिन डिसाइड किया गया कि जो हिंदी होगी वह राजभाषा होगी। दूसरी राजभाषा हमारी इंग्लिश है, तो एक राजभाषा हमारी हिंदी है, दूसरी कौन सी है? इंग्लिश है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। 92 में कह रहा है कि वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो राजभाषा आयोग था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि राजभाषा के संदर्भ में सरकार को सलाह देना। तो इस आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बीजी खेर साहब थे। तो इसमें आपका आंसर होगा ए। 92 का जो आंसर होगा ए होगा। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 93 पर आइए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो बच्चा इसका आंसर होगा 22। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, तो इसका आंसर होगा 22 डी। हिंदी की आदि जननी है, मतलब हिंदी की जो माँ है, हिंदी की आदि का मतलब अति प्राचीन जननी। तो जो सबसे पहले, तो वो भाषा संस्कृत है। तो संस्कृत से बहुत सारी भाषाओं का विकास हुआ, जैसे कि पाली है, अभ्रंट है, अवहंस है। तो ये सब का विकास हुआ, तो उसके बाद हिंदी विकसित हुई। तो लेकिन अगर इनकी बेसिक बात की जाए तो इनका मूल आंसर क्या होगा? संस्कृत होगा। संस्कृत से हिंदी का विकास हुआ है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल है। 8वां विश्व हिंदी जो है 2007 का जो आयोजन हुआ था, तो बच्चों ये आयोजन हुआ था न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जो है आपको पता है कि यूएसए में एक शहर है न्यूयॉर्क, और ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वहीं पर जो है न्यूयॉर्क में 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारतीय आर्य भाषा के वैकासिक काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? यानी कि भारतीय आर्य भाषा जो संस्कृत थी उसके वैकासिक काल को, मतलब जो उसका विकास हुआ था, उसको कितने भागों में हम बांट सकते हैं? तो इसमें जो बेस्ट आंसर है उसको 3 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो 96 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपका बी होगा। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानकीकरण के 3 सोपान कौन-कौन से हैं? मानकीकरण का मतलब होता है किसी चीज को स्टैंडर्ड मानने का 3 सोपान कौन-कौन से हैं? तो जैसे बोली, भाषा और मानक भाषा, ये ए आंसर जो होगा ये इसका सही आंसर है। ये इसके 3 सोपान हैं। अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास 3 क्वेश्चन और शेष बचते हैं, और उन 3 क्वेश्चनों में हमारे पास 3 क्वेश्चन और शेष बचते हैं, और उन 3 क्वेश्चनों में हम किसको-किसको देखेंगे? हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो ये देखिए, विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? तो विभाषा बच्चों कहते हैं हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। जो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं उसको हम लोग विभाषा कहते हैं। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को हम क्या कहते हैं? विभाषा कहते हैं। कन्नड़ किस परिवार की भाषा है? तो कन्नड़, आपको मैंने भी कहा था कि जो दक्षिणी भारत है वहाँ जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं वो सब द्रविड़ द्रविड़ क्षेत्र की हैं, मतलब द्रविड़ परिवार की भाषा हैं। तो इसमें आंसर आपका जो होगा, बेस्ट आंसर जो है वो आपका डी होना चाहिए। तो 99 का जो आंसर होगा वो डी होगा। दर्द भाषा किस क्षेत्र की भाषा है? मैंने आपको ये पहले भी इस पे चर्चा की थी। तो दर्दिस्तान, इसका जो आंसर होगा बेटा ये दर्दिस्तान होगा। दर्दिस्तान जो है क्षेत्र, ये कश्मीरी के उत्तरी भाग में जो क्षेत्र है उसका दर्दिस्तान। तो इसमें आंसर होना चाहिए आपका डी, सॉरी ए। ए इसका एप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है बच्चों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस को ले रहे हैं कि यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ये 4 विकल्प दिया गया है और उसमें से आपको एक सही विकल्प का चयन करना है। ये एक तरीके से इंट्रो है। मैं अभी जो एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, लगभग अगले 100 क्वेश्चन,
ये एक प्रकार का इंट्रो है कि हम लोग हिंदी में सभी चैप्टर्स पे लगभग किस-किस तरह के हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, किस-किस तरह के क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि यहाँ पर अगर हम देखें, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भाषा को परिभाषित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भाषा को परिभाषित करता है? अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, तो नहीं सॉरी, ये अब सही क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे तो लगभग सभी जो चैप्टर्स हैं हिंदी के उनके कुछ-कुछ क्वेश्चनों का हमने सैंपल लिया है और आगे हम लोग फिर इन्हीं चैप्टर्स को डिटेल में चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन दे रहा है कि वर्णों, शब्दों, पदों और वाक्यों का क्या रूप, क्या प्रयोग है? इन तत्वों का निरीक्षण करके जो शास्त्र किसी भाषा के नियम निर्धारित करता है, उसे क्या कहते हैं? जो शास्त्र किसी भाषा के नियम निर्धारित करता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो बच्चों उस शास्त्र को हम लोग व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। यानी कि व्याकरण तय करता है कि किसी जो मतलब कि इन द सेंस कि जो भी वाक्य हैं, शब्द हैं, जो वर्ण हैं, उनको किस ऑर्डर में रखा जाए, किस क्रम में रखा जाए, ताकि एक सेंस क्रिएट हो सके। तो उसको हम लोग व्याकरण कहते हैं। हिंदी का पाणिनि किसे कहते हैं? तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को जो है हिंदी का पाणिनि कहते हैं। जैसे पाणिनि जो है उन्होंने संस्कृत में व्याकरण काफ़ी बेहतरीन लिखा, बहुत डिटेल में उन्होंने विस्तृत चर्चा की। वैसे ही जो हिंदी में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी हैं, इन्होंने हिंदी व्याकरण पे बहुत काम किया है, तो इसीलिए उनको हिंदी का पाणिनि कहते हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, पंडित कामता प्रसाद गुरु कृत हिंदी व्याकरण का प्रकाशन हुआ था। तो ये नागरी प्रचारणी सभा जो है इन्होंने इनकी किताब का जो है प्रकाशन किया था। इस व्याकरण का उन्होंने प्रकाशन किया था। हिंदी शब्दानुशासन किसकी कृत है? हिंदी शब्दानुशासन किसका कृत है? तो ये भी जो है एक कृत है आचार्य आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी का। हिंदी शब्दानुशासन एक कृत है जो कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी की एक रचना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता, पद तब तक शब्द रहता है, इस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब कोई शब्द तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता, कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता, पद तब तक शब्द रहता है। इस वाक्य को इस वाक्य जब में प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे उसे पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। विभक्ति युक्त शब्द को क्या कहा जाता है? तो विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। विभक्ति युक्त शब्द का मतलब जिस 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 पद में विभक्ति हो, मतलब कोई भी ऐसा शब्द जिसमें विभक्ति हो। विभक्ति का मतलब होता है जो अलग करता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विभक्ति युक्त शब्द बोलते हैं, तो उसको पद कहते हैं। उस प्रत्यय विशेष को जो प्रतिपादिक शब्द या धातु में संलग्न होकर वाक्य में व्याकरणिक संबंधों को स्पष्ट करने में सहायक होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो बच्चों उसे विभक्ति कहते हैं। अभी इस बात की मैं चर्चा आपसे कर रहा था। उस प्रत्यय विशेष को जो प्रतिपादिक शब्द या धातु में संलग्न होकर वाक्य के व्याकरणिक संबंधों अर्थों को स्पष्ट करने में सहायता देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे विभक्ति कहते हैं। अब यहीं से हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ा दें। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है संज्ञा का। तो संज्ञा में आइए देखते हैं, जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? तो जिसका अस्तित्व होता है वो वस्तु है। जिसका अस्तित्व होता है, जो एग्जिस्ट करता है, जिसको छू सकते हैं, महसूस करते हैं या जिसको आप रियलाइज कर सकते हैं, उसको हम लोग वस्तु कहते हैं। तो आठवां जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर क्या होगा? बी। अच्छा, वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो बच्चों जो वस्तु का नाम बताए उसको संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा की जो परिभाषा होती है उसमें केवल वस्तु ही नहीं आता है, उसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम या भाव सबको हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जो भी नाम है इस दुनिया में वो सब क्या है? संज्ञा है। राम, कृष्ण, बुद्ध, कलकत्ता, कामायनी, सूर्य आदि हैं। ये जो राम, कृष्ण, बुद्ध, कलकत्ता, कामायनी, सूर्य आदि हैं, ये सभी के सभी जो हैं किसी एक पर्टिकुलर एक निश्चित वस्तु को बता रहे हैं, तो ऐसे संज्ञा को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा किसी एक व्यक्ति, वस्तु या किसी एक स्थान के बारे में बताए उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगती है तब वह कौन सी संज्ञा कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जब एक से अधिक का लगती है बोध कराने तो बच्चों उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब एक से अधिक का बोध कराए
तो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो 11 का आंसर क्या होगा बच्चों? बी होगा। अच्छा, दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है? तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो है, हम लोग इसमें रख सकते हैं डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टर, जैसे जातिवाचक संज्ञा क्या है? जैसे मान लीजिए कि हमने कहा शहर, तो भाई शहर बहुत सारे हैं, तो ये पूरी की पूरी जाति को बता रहा है। लेकिन मैं कह दूं लखनऊ, तो लखनऊ एक शहर है, तो लखनऊ क्या है? व्यक्तिवाचक हो गया, और शहर क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर तो कई भी हो सकते हैं, पूरे क्लास को बता रहा है, पूरे एक जाति को बता रहा है। लेकिन मैं कह दूं कि डॉक्टर सुशील, तो डॉक्टर सुशील व्यक्तिवाचक हो गए, क्योंकि एक की बात कर रहा है, और डॉक्टर क्या हो गया? पूरे जाति की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? तो भाववाचक जो शब्द होगा, तो हरियाली, जो हरियाली शब्द है, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा, क्योंकि हरियाली से एक भावना, एक हमारे मन में एक भाव उत्पन्न हो रहा है, जिसको हम लोग हरा भरा, जैसे हम देखते कहते हैं हरियाली है। तो वो जो भाव उत्पन्न हो रहा है, वह किस तरह की संज्ञा को जनरेट कर रहा है? वो भाववाचक संज्ञा को उत्पन्न कर रहा है। अब जैसे देखिए, अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो अमीरी, गरीबी, ये जो क्वेश्चन है, अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि जो है, ये सब के सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा, ये सब का सब एक ऐसी चीज जिसको हम महसूस कर सकते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा समुदाय को बताता है, मतलब एक पूरे क्लास को बताता है। व्यक्तिवाचक किसी एक को बताता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। परिस्थितिवाचक कोई संज्ञा नहीं होती, भाववाचक संज्ञा होती, तो ये अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा को बता रहा है। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए आपका? डी होना चाहिए। जिन शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं? तो जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा में, जैसे कि आपका क्या हो गया, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आपका लोहा हो सकता है, जैसे कि आपका सोना चांदी हो सकता है, या जैसे कि आपका कोई भी चीज आप ले सकते हो, चीनी हो सकता है। चीनी एक मतलब जो है अनकाउंटेबल भी है, जिसको हम गिन नहीं सकते। तो जितनी चीजों को आप तौल सकते हो लेकिन गिन नहीं सकते, उनको क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक बोलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? तो सोना जो होगा इसके अंतर्गत, सी, 16 का सोना जो होगा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो कौन सा शब्द संज्ञा है? अगर इसको देखा जाए तो क्रोध एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसमें आदमी जो है बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा व्याकुल रहता है। क्रोध उस स्थिति को कहते हैं। तो एक स्थिति का नाम है क्रोध, तो क्या है? वो संज्ञा को बता रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द? तो बनावट, बनावट, इस वस्तु की बनावट कैसी है? वस्तु की बनावट, तो वस्तु की किसके लिए आ रहा है? स्त्री के लिए आ रहा है। तो बनावट जो शब्द है वो स्त्रीलिंग के लिए आता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा पुल्लिंग है? तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा पुल्लिंग है? अगर इसको देखें तो बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा आती नहीं है, बुढ़ापा आता है। तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा? एक पुल्लिंग शब्द होगा, क्योंकि ये एक फीमेल, सॉरी, एक मेल शब्द है, यानी कि ये पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इसको हम किस में रखेंगे? पुल्लिंग में रखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो बच्चों देखो, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अगर इसको देखें तो ऋतु आती हैं, नगर बड़ा है, तो बड़ा है ये पुल्लिंग है। सोमवार आएगा, या चैत्र का महीना है, तो का सोमवार आएगा, नगर बड़ा है। लेकिन ऋतु आती है, तो आती है, तो इसके लिए क्या है? ये किसका संबोधन कर रहा है? ये स्त्रीलिंग का संबोधन कर रहा है। जिसमें आंसर क्या होगा आपका? बी, ऋतु। शब्द के जिस रूप से एकत्व व अनेकत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम वचन कहते हैं, जैसे कि एक वचन या बहुवचन। तो जैसे कोई संज्ञा होती है, या तो वह एक वचन होती है या वह बहुवचन होती है, या उसको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल होता है, तो उसको हम लोग वचन कहते हैं। किसको वचन कहते हैं? जिससे एक या अनेक का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन आगे बढ़े, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो प्राण निकल गए,
प्राण निकल गया नहीं, प्राण निकल गए। प्राण जो है वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा, मतलब बहुवचन होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सही, तो बेटा सॉरी, मेरी होश उड़ गई गलत है, ये हमारे होश उड़ गई गलत है, मेरे होश उड़ गए ये जो है सही वाक्य है। मेरे होश उड़ गए, इसमें जो है होश जो है वो प्लूरल है तो गए का प्रयोग किया गया है, तो मेरे होश उड़ गए ये सही आंसर है इसका सी। मैं होश उड़ गए ये भी गलत है। अच्छा आइए कारक में देखते हैं। तो कारक में कह रहा है कि कर्ता कारक की विभक्ति है। कर्ता कारक की ये प्रथमा विभक्ति है। कर्ता कारक की विभक्ति है कौन सी, प्रथमा। कर्ता कारक को, कर्ता कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह है। कर्ता कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह है ने। जैसे राम ने श्याम को, तो राम ने कर्ता कारक का इसमें बोधक चिन्ह कौन सा होगा, ने। तो राम ने या श्याम ने, तो राम श्याम इसमें कौन है, कर्ता है। कर्म कारक की विभक्ति है। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, तो कह रहा है कर्म कारक की विभक्ति है द्वितीया। आंसर होगा इसमें द्वितीया। अब यहां से अगर हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कर्म कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह है। कर्म कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह है को। कर्म कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह है को। कर्म कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह है को। ओके, संप्रदान कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह है, तो इसमें आंसर होगा को के लिए के वास्ते। को के लिए के वास्ते, इसमें आंसर होगा बी। श्री राम ने बाण से बाली को मारा, इस वाक्य में बाण से कौन सा कारक है? तो इसमें जो मैंने आपको बताया था करण कारक, जिसके द्वारा किसी कार्य को संपन्न किया जाए, जिस साधन के द्वारा किसी कार्य को संपन्न किया जाए उसको हम लोग करण कारक कहते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा बच्चों। बच्चों आज इतनी ही क्लास रिकॉर्ड की जा रही है और इससे आगे की क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगी। जल्दी हम लोग पॉलिटी की भी एक क्लास डालेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। आप इसको प्लीज़ अगर आप लाइक करते हो, इस चीज़ को पसंद करते हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि हम लोग ऊर्जावान हो सकें और इसको और आगे बढ़ा सकें। धीरे धीरे चीज़ों को और बेहतर किया जा रहा है। मैं भी सीख रहा हूँ कि मैं ज़्यादा टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, तो आई एम स्टिल लर्निंग कि और बेहतर कैसे आप तक इन चीज़ों को पहुँचाया जाए। थैंक यू सो मच गाइस।